बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम है। मैं 20 साल की हो चुकी थी, मगर कोई औरत भी मुझे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरी रंगत सांवली थी और मैं देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी। मेरी माँ मेरी शादी की वजह से बहुत परेशान रहती थी। इन्हीं दिनों एक रिश्ता करवाने वाली मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई। लड़का इमाम मस्जिद था, मगर उसके आगे पीछे कोई नहीं था। वालदेन इसके फौत हो चुके थे और उसे उसके मामू ने पाला था। अब वो एक मस्जिद में इमाम था और किराए के घर में अकेला रहता था। मेरी माँ ने मेरे लिए ये रिश्ता मुनासिब समझा और मेरी शादी उस इमाम मस्जिद जैद से कर दी। शादी के 3 साल तो मेरे जैद के साथ बहुत अच्छे गुजरे, मगर जब उसे ये पता चला कि मैं एक बांझ औरत हूँ और सारी जिंदगी उसे औलाद की खुशी नहीं दे सकती, तब वो मुझसे दूर दूर रहने लगा। छोटी छोटी बात पर वो मुझसे झगड़ा शुरू कर देता। मेरे इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं था। वो बेचारी कपड़े सिलाई करके अपना गुजारा करती थी। मैं जायद की बातें चुप करके सुनती रहती, उसे कोई जवाब ना देती, क्योंकि मुझे ये पता था कि जायद अब मुझसे जान छुड़वाना चाहता है और वो तलाक देने के बहाने ढूंढ रहा है। और मैं तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरती रही और हमारी शादी को 15 साल गुजर गए। जायद अब मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक दिन वो घर आए तो उनके साथ एक औरत और 2 बच्चे थे, जो इन्हें बाबा बाबा कहकर पुकार रहे थे। ये देखकर मेरा तो कलेजा फट गया था कि जाहिद ने कब से दूसरी शादी की हुई है और मुझे इस बात की खबर तक नहीं हुई। जैद ने औलाद की खातिर दूसरी शादी कर ली थी और अपनी दूसरी बीवी को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था, मगर अब हालात खराब होने की वजह से इसे इस घर में ले आए थे। मेरी हैसियत तो पहले भी एक नौकरानी जितनी थी, मगर इस रात जैद की बीवी ने हंगामा खड़ा कर दिया कि इस घर में वो रहेगी या फिर मैं। तो चुप करके अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक जैद मेरे कमरे में आए। उनका ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उन्होंने मुझ पर बहुत से गलत गलत इल्जाम लगाए और इसी वक्त मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती हुई अपनी माँ के घर आ गई थी। मेरी कोई औलाद न थी। सब्र करने के अलावा अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने मुझे दिलासा दिया और अब मैं अपनी माँ के साथ रहती थी। मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले थे। मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी माँ मेरी दूसरी शादी कराना चाहती थी, क्योंकि अब वो बहुत बीमार रहती थी। मगर मेरी बदसूरती और हमारी गरीबी मेरे रिश्ते के दरमियान हमेशा दीवार बन जाती। मैं भी अब अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। मैं बांझ थी और मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने नौकरी कर ली। नौकरी में आहिस्ता आहिस्ता मुझे तरक्की मिलती चली गई और अब तो हमारे हालात भी बदल गए थे। कभी कभी मैं आईने के सामने खड़ी होती तो अपने बालों में उतरती चांदनी को देखकर मेरा दिल डूब सा जाता था। मैं बूढ़ी हो चुकी थी और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये बात जान गई थी कि अब मेरी जिंदगी में कोई बहार नहीं उतरने वाली। मेरी दुनिया बहुत महदूद होकर रह गई थी। मैं बस दफ्तर जाती और दफ्तर से लौटकर वापस घर आ जाती। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। हर लड़की की तरह मेरे नसीब में शायद किसी जीवन साथी का साथ नहीं लिखा था। जायद ने मुझे इतने दुख दिए थे कि अब मैंने अकेले जीना सीख लिया था। उसने तो मुझे अपने मोहल्ले में भी बदनाम कर दिया था। हर मर्द मुझे बुरी औरत समझने लगा था। मैं खुद को अच्छी तरह से निकाब करके घर से निकलती थी। अम्मा पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। कहीं ना कहीं मेरी तलाक होने का गम अम्मा से चिमट गया था और उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। एक दिन मैं दफ्तर से वापस लौटी तो अम्मा बहुत ही नडहाल थी। मैं फौरन अम्मा को रिक्शे में डालकर एक करीबी छोटे से अस्पताल में ले गई। डॉक्टर साहब तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन वहां काम करने वाला लड़का बहुत ही अच्छा था। उसने अम्मा की खराब तबीयत को देखते हुए एक गोली उनके मुंह में रख दी और कहने लगा कि अब डॉक्टर के आने का इंतजार कर लें। अम्मा की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। अम्मा का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और जबान के नीचे गोली रखने से काफी फर्क पड़ा था। जितनी देर में डॉक्टर साहब आए तब तक वो लड़का हमारे साथ ही खड़ा रहा था। इसका नाम शोएब था। वो मुझसे अम्मा की हिस्ट्री पूछ रहा था और एक पर्ची पर लिखता जा रहा था। डॉक्टर साहब आए तो वो खुद अम्मा को अंदर ले गए और चेकअप करवाया। मैं और अम्मा वापस लौटने लगे तो उसने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया और कहने लगा कि अगर कभी भी कोई मसला हो तो मैं उसे फ़ोन कर सकती हूँ। वो 20 साल का बहुत खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे इसका अखलाक अच्छा लगा था।
वो सब भी मरीजों के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा था। मेरे लिए एक नौकरी पर जाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मुझे नौकरी पर भी हर वक्त अम्मा की फिक्र सताने लगती थी। 2 दिन के बाद अम्मा ने फ़ोन करके बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने दफ्तर से छुट्टी लेना चाही, लेकिन मुझे छुट्टी ना मिली। मैंने शोएब को मजबूरी में फ़ोन मिलाया और उसे अपना मसला बताया, तो फ़ौरन ही मेरे घर जाने के लिए राज़ी हो गया। कुछ देर बाद शोएब का फ़ोन आया था और उसने मुझे बताया कि अम्मा की तबीयत बेहतर हुई है। ऐसे मुझे कहा कि आप परेशान ना हो और आराम से अपना काम कर लें। आपकी वापसी तक मैं आपकी अम्मा के साथ ही रहूँगा। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो गई थी। मैंने शोएब का दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे वो कोई फरिश्ता मालूम हो रहा था जो इतनी मुश्किल वक्त में मेरे काम आ गया था, क्योंकि मेरे लिए दफ्तर से निकलना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। जब मैं घर वापस लौटी तो अम्मा की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। अम्मा ने बताया कि शोएब ने उनका बहुत ख्याल रखा। शोएब रोज़ अम्मा को देखने के लिए हमारे घर आने लगा। अब तो वो शाम के वक्त पाबंदी से आता और खुद ही अम्मा का ब्लड प्रेशर चेक करता। मेरी भी उससे अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। शोएब हमारे घर का एक फर्द बन गया था। मेरे लिए तो वो छोटे भाई की तरह था। मुझे जब भी अम्मा की तबीयत को लेकर कोई परेशानी होती तो मैं फौरन से शोएब का फ़ोन मिलाती। वो पिछले 5 साल से इस अस्पताल में जॉब कर रहा था और उसे दवाओं की बहुत ज़्यादा मालूमात थी। कि एक दिन जब शोएब आया तो अम्मा सो चुकी थी। अचानक शोएब ने मुझसे एक ऐसी बात कही थी कि मैं हैरान रह गई। मैं सोच नहीं सकती थी कि शोएब इस तरह का कोई बात भी कर सकता है। मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है। मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया। वो उससे पूछने लगी कि इसने अपना तालीम सफ़र क्यों छोड़ दिया था। वो कहने लगा कि उसे पढ़ाई का कोई ख़ास शौक नहीं था। इसके अब्बा ने बहुत जोर दिया, लेकिन वो फिर भी पढ़ाई ना कर सका और उसने अपनी मर्जी से ये नौकरी कर ली। उसके अम्मा अब्बा उसकी इस नौकरी पर खुश तो नहीं थे, लेकिन शोएब के आगे वो कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि शोएब मिजाज का जिद्दी था। शोएब कह रहा था कि उसे मरीज को शफायाब होते देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। वो पढ़ लेकर डॉक्टर तो नहीं बन सका, लेकिन उसने अपने काम में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वो बिल्कुल डॉक्टर की तरह ही मरीज को समझ जाया करता था। मुझे शोएब की हर बात ही अच्छी लगती थी, लेकिन मैं कभी ये नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे शादी के लिए कहेगा, क्योंकि मैं उससे उम्र में पूरे 15 साल बड़ी थी और तलाक याफ्ता औरत थी। लेकिन उसने अगले दिन ही मुझे दोबारा शादी के लिए पूछा, तो मैंने उससे साफ इनकार कर दिया और उसको समझाया कि मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा है और मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं उससे शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर शोएब के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और वो खामोशी से चला गया था। मुझे लगा कि अगले दिन वो नहीं आएगा, लेकिन जब मैं दफ्तर से लौटी तो वो पहले ही मेरे घर में मौजूद था और अम्मा इसके साथ हंस रही थी। अम्मा को बहुत अरसे बाद हंसता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। उसने मुझे देखती अदब से सलाम पेश किया, फिर अम्मा के साथ बातों में मसरूफ हो गया। मैं इस लड़के पर हैरान थी, जैसे मैंने कल साफ साफ इनकार कर दिया था और मुझे लगा था अब वो नहीं आएगा, लेकिन वो तो रोजाना की तरह ही अम्मा के साथ बैठा था। मैं फ्रेश होकर चाय बनाने और बावर्ची खाने में गई तो वो मेरे पीछे ही चला आया। उसकी आहट पे मैं चौंक कर पलटी तो कहने लगा, मरियम आप कब तक अकेली जिंदगी गुजारेगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको हमेशा खुश रखूंगा। मैंने गहरी सांस भरी और शोएब को एक दफा फिर समझाया कि मेरे और इसकी उम्र में बहुत फर्क है। हमारा रिश्ता मुमकिन नहीं है। मैं जानती थी कि जिस तरह शोएब की आदत है, मैं अगर उसे सख्ती से पेश आऊंगी तो वो इस बात को लेकर और भी ज्यादा बहस करेगा। इसलिए मैंने उसे प्यार से ही समझाने की कोशिश की कि मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तुम किसी जवान लड़की से शादी करो। लेकिन शोएब तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि शोएब को मुझसे शादी क्यों करनी है, जबकि वो कम उम्र और खूबसूरत है। उसे कोई भी हसीन लड़की मिल सकती है। मैंने एकदम गुस्से में आकर उसे कहा कि पहले तुम अपने माँ बाप से रिश्ते की बात करो और उसके बाद आकर मुझे बताना। मैं तुमसे शादी का फैसला करूंगी। मुझे पूरा यकीन था कि शोएब के माँ बाप नहीं मानेंगे। कोई भी माँ बाप अपने 20 साल के बेटी की शादी एक 35 साल की तलाक याफ्ता औरत से नहीं कर सकती थी। अगले रोज शोएब मेरे घर आया तो उसने मुझसे शादी की कोई बात नहीं की और मुझे इत्मीनान हो गया कि वो मुझे अब तंग नहीं करेगा।
شعیب کو ہمارے گھر آتے ہوئے 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اب پچھلے 2 ماہ اس نے ایک دفعہ بھی شادی کی بات نہیں کی تھی۔ میں سکون سے اپنی نوکری کر رہی تھی اور اماں کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میری نوکری میں مزید ترقی ہو گئی تھی۔ جتنا وقت شعیب ہمارے گھر گزارتا، ہمارے گھر کے در و دیوار ہنستے مسکراتے رہتے۔ اس کی جاتی ہی گھر میں ایک دفعہ پھر سناٹا سا چھا جاتا تھا، کیونکہ میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور اماں اکیلی چارپائی پہ پڑی رہتی۔ اب تو مجھے اور اماں کو شعیب کی عادت سی پڑ گئی تھی۔ اگر وہ ایک دن بھی نہ آتا تو میں خود ہی اسے فون کر کے خیر و خیریت پوچھ لیتی تھی۔ ایک دن شعیب ہمارے گھر آیا تو بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ مجھے دیکھتی ہی فوراً میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ اس کی ماں باپ رشتہ لے کر میرے گھر آنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اب بتائیں میں انہیں کب بھیجوں۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مریم، آپ ہی نے تو کہا تھا جب تمہارے ماں باپ اس رشتے کے لیے مان جائیں گے اس وقت آپ مجھ سے شادی کر لیں گے۔ میں نے اتنا عرصہ لگا کر اپنے ماں باپ کو منا لیا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ میں انہیں کب بھیجوں۔ خوشی شعیب کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس نے نہ جانے کتنی مشکل سے اپنے ماں باپ کو منایا ہے۔ وہ اتنے مہینوں سے اسی لیے خاموش تھا کیونکہ وہ میری بات پر عمل کر رہا تھا، اور میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ میں نے اماں کو سب کچھ بتا کر ان سے مشورہ کیا تو اماں کے چہرے پر بھی خوشی پھیل گئی۔ وہ کہنے لگی کہ شعیب سے اچھا لڑکا تمہارے لیے کون ہو سکتا ہے، تم اس سے شادی کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی، اور مجھے بھی مرتے وقت یہ سکون ہوگا کہ میری بیٹی اکیلی نہیں ہے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد تم نوکری چھوڑ دینا اور آرام سے گھر سنبھالنا۔ اماں کی مجبور کرنے پر میں نے شعیب کو کہا ٹھیک ہے، وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دیں۔ اگلے ہی دن شعیب کی ماں باپ رشتہ لے کر آئے۔ وہ لوگ شاید اس رشتے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے، اور میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکی تھی کیونکہ میرا اور شعیب کا رشتہ بالکل بے جوڑ تھا۔ جس کو اس رشتے کی خبر ملے گی وہ یہی کہے گا کہ ایک بوڑھی نے جوان لڑکے کو پسا لیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ ایک عمر رسیدہ عورت کی کسی کم عمر لڑکے سے شادی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ میرا شعیب کے ساتھ رشتہ ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت ہی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میں اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، اب میں اسے سے شادی کر رہی ہوں۔ شعیب اور میری شادی بالکل سادگی سے انجام پائی تھی کیونکہ میں بھی دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور شعیب کے ماں باپ بھی اس بات کو زمانے سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی بہو ایک 35 سال کی طلاق یافتہ عورت ہے۔ آس پڑوس والوں کو جب میری شادی کا علم ہوا تو انہوں نے بھی باتیں بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پڑوس والی خاتون نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اماں کی بیماری کے بہانے لڑکے کو بلا کر مریم نے خود پسایا ہے۔ ان کی اس بات پر میرے آنسو میرے حلق میں اتر گئے تھے۔ رخصتی کے وقت میں اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی تھی۔ اماں نے مجھے اپنی دعا کے سائے میں رخصت کر دیا اور میں اپنے سسرال پہنچ گئی۔ سسرال میں قدم رکھتے وقت میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میرے ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی روکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنی خدمت سے اپنی ساس کا دل جیت لوں گی اور شعیب کو بھی اس رشتے میں شرمندگی نہیں ہونے دوں گی۔ میری ساس نے مجھے شعیب کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب شعیب کمرے میں چلا آیا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شعیب میرے پاس بیٹھ کر خاموشی سے میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی پوری ہو گئی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے بہت ہی محبت تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مریم، کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس رشتے کے لیے بہت ہی مشکل سے منایا ہے۔ میں ہر صورت آپ سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کے پیچھے محبت کے علاوہ ایک اور وجہ بھی پوشیدہ تھی، اور جب شعیب نے وجہ بتائی تو میرے آنسو نہ تھم سکے۔ وہ کہنے لگا کہ مریم، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کروں۔ پھر مجھے اسپتال میں آپ ملی اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گیا۔ جب میرا آپ کے گھر آنا جانا شروع ہوا تو میں آپ کو آہستہ آہستہ جاننے لگا، اور مجھے احساس ہوا کہ آپ بہت ہی خوبصورت دل کی مالک ہیں۔ مجھے خود بخود ہی آپ سے محبت ہو گئی۔ میری وہ خواہش جو ہمیشہ دعا بن کر میرے لبوں پر آتی تھی،
शायद वो कबूल हो गई थी, जो अब बहार बनकर मेरी जिंदगी में चली आई थी। जब आपने कहा कि पहले वालिदैन को इस रिश्ते के लिए राजी करो, तब मैं कुछ परेशान हो गया था। मैंने डरते डरते जब घर में रिश्ते की बात की तो पहले तो मेरे माँ बाप बहुत गुस्से में आए। मेरी नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं शादी करके बीवी का खर्चा भी बर्दाश्त कर सकता, और यही बात मेरे माँ बाप ने मेरे सामने रख दी थी कि जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। मेरे बाप ने कहा कि पहले इस काबिल बन जाओ कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें, फिर अपनी पसंद बताना। मैंने अपने बाप को इस शर्त को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी भर की पूंजी से एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लिया, और एक दो महीने में ही मेरा मेडिकल स्टोर चल पड़ा और मेरी कमाई अच्छी हो गई। मैंने दोबारा से जब आपके रिश्ते की बात की तो मेरे माँ बाप मान गए। मरियम, जब मैं छठी जमात में था, इस वक्त मैंने अपनी एक किताब में पढ़ा था कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी अपने से बड़ी उम्र की औरत से की थी, जिनका नाम हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। इस वक्त मैं छोटा था, यही सोचता था कि कोई भी इंसान अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी कैसे चुन सकता है जो इससे उम्र में बहुत बड़ा हो। और इसीलिए मैंने बड़े होने के बाद इस बारे में बहुत मज़ीद मालूमात हासिल की तो मुझे पता चला कि अपनी उम्र की वजह से हज़रत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही समझ बोझ रखने वाली और साथ निभाने वाली औरत थी। जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए कोई नहीं था, इस वक्त सबसे पहले हज़रत खतीजा ने उनका साथ दिया था। मैं जान गया था कि हर सुन्नत के पीछे कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर पोशीदा है जो हम इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं एक ऐसी औरत से शादी करूंगा जो उम्र में मुझसे बड़ी होगी। और फिर मेरी ख्वाहिश इस वक्त और शदीद हो गई थी जब मुझे इस हदीस का इल्म हुआ कि फितने के दौर में जो कोई एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे शहीद के बराबर अजर मिलेगा। और आज के दौर में बड़ी उम्र की औरत से शादी करना बहुत ही बुरा समझा जाता है, जबकि ये एक सुन्नत अमल है। अगर कोई कम उम्र लड़का किसी बड़ी उम्र औरत से शादी कर भी लेता है तो लोग उसे बुरी नज़र से देखते हैं और कहते हैं कि इस औरत ने लड़के को फंसाया होगा। हम लोग बहसीत मुसलमान ये बात भूल चुके हैं कि एक सुन्नत है और इसमें कोई बुराई नहीं है। शोएब ने कहा कि मुझसे शादी करने की वजह यही है कि वो मुझसे मोहब्बत भी करता है और अपनी इस ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहता था। शोएब की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसके साथ रुखसत होने से पहले तक मैं भी यही सोच रही थी कि दुनिया वाले मुझे न जाने कैसे कैसे तानों का निशाना बनाएंगे, लेकिन शोएब ने मुझे सच का ऐसा आईना दिखाया था कि मेरी सोच पूरी तरह बदल गई थी। मैंने भी पूरी जिंदगी दुनिया के धोखे में गुजारी थी और दीन पर बराए नाम ही अमल करती आई थी। खुदा ने न जाने किस नेकी के बदले मेरे नसीब में शोएब जैसे इंसान का साथ लिख दिया था। अब मुझे शोएब के साथ मिलकर अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करनी थी। हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते थे, लेकिन एक कदम उठाकर अपनी एक छोटी सी कोशिश जरूर कर सकते हैं। आइए और छोटी छोटी सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश कीजिए, जिन्हें हम आज के दौर में अपनी लाइल्मी की वजह से मायूब समझने लगते हैं। शोएब को मुझ जैसी बांझ और बेसहारा औरत से शादी करने पर अल्लाह ताला इतना राजी हुआ कि उसने हम दोनों को औलाद जैसी नेमत से नवाज दिया था। ये अल्लाह ताला की तरफ से हम दोनों के लिए बहुत बड़ा इनाम था। मैंने अपनी खिदमत से अपने सास ससुर का दिल भी जीत लिया था। मेरे पहले शौहर ने मेरे साथ जो भी किया था मैंने उसे माफ़ कर दिया था, क्योंकि अब वो बहुत बीमार था। उसे ब्लड कैंसर हो गया था और वो अपनी ज़िंदगी आखिरी दिन गुजार रहा था। आपको क्या लगता है कि मैंने शोएब से शादी करके ठीक किया या गलत? ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।